नमस्कार, ये है नारी शक्ति। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ज़िंदगी में हम सब के पास सब कुछ बराबर नहीं होता है। किसी के पास कुछ अधिक होता है तो किसी के पास कुछ चीज़ें कम होती हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हम सब के पास बराबर है और वो है समय। जी हाँ, एक दिन में 24 घंटे का ही वक्त हर किसी के पास होता है। कुछ लोग इसी 24 घंटे में सब कुछ कर लेते हैं और कुछ लोग इसी 24 घंटे में सामान्य दैनिक दिनचर्या के काम करते हैं और वो दिन गुजर जाता है। एक दिन निकलता है और आपकी हथेली पर 24 घंटे का कोरा समय रखकर चला जाता है। लेकिन इस समय को आप किस तरह से गुजारते हैं, इसमें किस तरह के रंग भरते हैं, इसी बात पर हमारी ज़िंदगी की दशा और दिशा निर्भर करती है। वैसे ज़िंदगी में दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से अक्सर इंसान हारता है। पहला समय और दूसरा हमारी उम्र। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि क्या करें, समय की कमी है इसलिए हम ये काम नहीं कर पाते। चाहते तो बहुत हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन सच ये है कि ये समय की कमी नहीं है, ये समय के प्रबंधन की कमी है। और इसी तरह से बहुत से लोग होते हैं जो एक निश्चित उम्र में पहुंचने के बाद ये सोचने लगते हैं कि अब तो उम्र हो चली है, अब हम क्या नई शुरुआत करें, क्या नया सीखें। ये सोच भी होती है। लेकिन जो लोग समय और उम्र को साध लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करते हैं। और आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच हैं जो न कभी समय से हारी और न ही उम्र से हारी। और यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व के बहुत से आयाम हैं। क्या नहीं करती हैं वो लिखती हैं, वो एक निशानेबाज हैं, वो पर्वतों पर चढ़ती हैं, वो बहुत विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ चलाती हैं और भी बहुत कुछ है। फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं। हम जब बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो एक डांसर भी हैं। तो इस तरह से एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी व्यक्तित्व हैं जो ये कहते हुए इस दुनिया से मुखातिब होती हैं कि वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो और हैं जो हार गए आसमान से। आप हैं डॉक्टर नीलम त्रिपाठी। नमस्कार नीलम जी। नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी हैं? बहुत बहुत अच्छे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके इस प्रोग्राम में आकर। आपको पाकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि ज़रूर हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते होंगे कि आप क्या कुछ करती हैं और कैसे करती हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला हम इस तरह से शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो लौटें भूतकाल में, आपकी ज़िंदगी की पिछले पन्ने हम पलटें और ये जानने की कोशिश करें कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह से परवरिश हुई। मेरी पैदाइश बुंदेलखंड में हुई है और छतरपुर के पास एक छोटा सा वो है नौगांव करके, तो वहाँ हुई है। लेकिन उसके बाद पापा का जॉब था, फॉरेस्ट में थे और ट्रांसफ़र होता रहा, तो 3-3 साल में रीवा, सीधी, शहडोल ऐसी जगह होते हुए भोपाल आए। और जब से भोपाल आए तब से हम भोपालवासी हो गए। तब से भोपाली हो गए। बिल्कुल भोपाली हो गए। बिल्कुल। तो पढ़ाई आपकी पढ़ाई मेरी 9-10 तक तो बाहर हुई है और उसके बाद भोपाल में हुई है। जी जी। तो मैंने MA, BEd, आयुर्वेद रत्न, वैद्य विशारद एंड भरतनाट्यम में MA किया। क्या बात है। तो अच्छा, ये मैं जानना चाहती हूँ कि इतना कुछ आपने किया तो जाहिर सी बात है कि परिवार का एक सपोर्ट रहा होगा। जी। शादी कब हुई, सबसे पहली बात? शादी मेरी थोड़ा सा जल्दी हो गई है। 19 साल में शादी हो गई थी और 20 साल में मैं मम्मी बन गई। क्या बात है। तो मतलब मैं ये अंदाज़ा लगाती हूँ कि शादी के बाद आपकी बहुत सी पढ़ाई हुई है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब लोग कहते कि ससुराल अच्छा नहीं मिलता, मुझे मेरा ससुराल बहुत अच्छा मिला। और जो मेरे ससुर जी थे वो पुलिस में थे और उन्होंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि आपकी पढ़ाई नहीं छूटेगी, कंटिन्यू होगी। तो शादी के बाद मैंने PG की, उसके बाद BEd किया, आयुर्वेद रत्न के, इवन मेरी बेटी भी हो गई थी। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो 5 भाई हैं। अच्छा। और बेटियां नहीं थी तो मेरी मदर इन लॉ की समझो वो पहली बेटी थी। और पूरी परवरिश उन्होंने की बेटी को। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी है, क्योंकि पाल वो रहे थे, मैं सिर्फ पढ़ाई में अपना ध्यान दे रही थी। तो मेरा BEd और ये सब बाद में शादी के बाद हुआ। तो ये बहुत सौभाग्यशाली आप हैं कि शादी के बाद इतना सपोर्ट परिवार से मिला और बच्चों के साथ पूरी पढ़ाई आपने की है और घर परिवार का एक साथ था, ये बहुत अच्छी बात है। और जॉइंट फैमिली थी, ऐसा भी नहीं कि हम अलग रहते थे। लेकिन इन लॉज बहुत अच्छे थे मेरे। तो कितने बच्चे हैं आपके?
मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी वाली बेटी बेंगलोर में है, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में काउंसलर थी, और जब उसको भी वही हालत थी, बेबी होने वाला था, तो उसने जॉब छोड़ा। और सेकंड बेटी मेरी टीवी आर्टिस्ट है, और अब डायरेक्टर हो गई है। लंदन से इन लोग डायरेक्शन का कोर्स भी करके आई। जी। तो यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि नीलम जी की जो दूसरी बेटी हैं उनका नाम है दिव्यंका त्रिपाठी, जो कि एक टेलीविज़न स्टार हैं जिन्हें पूरा देश बहुत प्यार करता है, हम सब उनको जानते हैं। तो एक इस तरह से एक प्राउड मदर हैं आप। तो और तीसरा थर्ड बेटा मेरा, जबकि हमने प्लान नहीं किया था, हम चाहते थे कि हमारे 2 बच्चे काफ़ी हैं, लेकिन बस ऊपर वाले की होती कि नहीं जी। तो दूसरा बेटा हुआ, वो 19 साल में पायलट हो गया। और उनका एम था, मतलब 5th क्लास के बाद उसने सोच लिया था कि मुझे फ्लाइंग में जाना है। क्या बात है। और उसने सिर्फ बोला, पापा मैं सिर्फ वही स्टडी करूंगा जिसमें मुझे फ्लाइंग के लिए ज़रूरी है। तो PCM लिया और उसमें हाईएस्ट परसेंट लाया। भोपाल फ्लाइंग क्लब से उसने फ्लाइंग की है, और 21 साल में उनकी जॉब लग गई। क्या बात है। और अब इंडिगो में पायलट है। तो बहुत सुंदर बात है कि बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड हैं सभी। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अक्सर जब महिलाएं अपने करियर पर ध्यान देती हैं या खुद कुछ करना चाहती हैं तो परिवार और बच्चे छूटते हैं, लेकिन आपके साथ ये बात बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने बोला ना, समय के पाबंद होना, ये बहुत जरूरी। मैं सारी लेडीज को कहती हूँ, आप ये मत सोचिए कि अरे मैं तो काम कर रही हूँ, मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, मैं कपड़े बर्तन कर रही हूँ, या मैं हस्बैंड को खाना बना के खिला रही हूँ। तो जब तक मेरा बच्चों के पढ़ने का टाइम था, मैं हर चीज़ को मैंने बांधा हुआ था। बच्चों के आने के पहले मुझे ये तैयार करके रखना, बच्चों के आने के बाद मुझे बच्चों के लिए टाइम देना। इवन उनको सारी क्लासेस ज्वाइन कराई थी। अच्छा। इनको डांसिंग क्लास, मतलब एक्टिंग है अपना, सारी क्लासेस में बस लेकर भागती रहती थी। इवन आप पूछोगे, एक बार आपने पूछा भी था शायद कि मैंने ड्राइविंग क्यों सीखी। हाँ, बिल्कुल। मतलब हमने ये सुना है कि आप विभिन्न प्रकार की गाड़ियां चलाती हैं। तो ये किस तरह से शुरू हुआ है? ये शुरू मैंने थोड़ा सा ना अपने हस्बैंड से छुपकर सीखी थी। क्योंकि उस समय मेरी एज होगी 23-24 साल। अच्छा। दो बेटियां थी मेरी, और बड़ी वाली बेटी को मैं डांस क्लास छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। और 2 व्हीलर में क्या होता था कि दोनों बच्चों को, एक को सामने बैठा ला, एक को पीछे, थोड़ा मुश्किल होता था। तो मेरे घर के बगल में एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट था, मैंने उनको प्रॉपर ढंग से ड्राइविंग सीखी। ऐसा नहीं है कि बस गाड़ी चलाई सीख ली, उससे गाड़ी का टायर कैसे चेंज करना है, उस समय ऑयल चेक करना पड़ता था, क्योंकि आजकल तो बहुत आधुनिक तकनीकी वाले गाड़ियां आ गई हैं। तो मैंने प्रॉपर ढंग से कि ऑयल कैसे चेक करना है, पेट्रोल कैसे कहाँ चेक करना है, टायर अगर पंचर हो गया तो टायर भी मैं चेंज करती थी। ओहो। तो मेरा कहते हैं ना इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा, मैं उस गुरु को भी अभी भी प्रणाम करती हूँ भाई। क्योंकि आप अपने गुरु को अगर प्रणाम नहीं करोगे तो आपकी शिक्षा है ना अधूरी रह जाएगी। तो इस तरह से मतलब बच्चियों की वजह से आप बच्चियों की, बेटियों की वजह से क्या हो रहा था कि एक दिन बारिश शुरू हो गई और बड़ा दिक्कत थी। हस्बैंड का बिजनेस था और उनको लेने जाना था। बच्चे ये अपना ओल्ड कैंपेन है, वहाँ पर डांस सीखने जाते थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करूं। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम अकेले गाड़ी उठाई। मुझे रिवर्स करना नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी ऐसे लेके जाऊंगी और राउंड में रखूंगी और वापस वैसे ही निकल के आ जाऊंगी। क्या बात है। और उस दिन जो मेरा कॉन्फिडेंस आया मुझे गाड़ी चलाने में कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ। तो ये एक अंदर इच्छा शक्ति जब होती है तो हम कर ही लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी, आपकी ज़िंदगी पर तो हम आएंगे ही, लेकिन जैसे आपने दिव्यांका की बात की, तो एक बस ज़रा सी बात जानना चाहती हूँ कि अभिनय जगत में जब बच्ची जाती है, एक माँ होकर आपने उसको वहाँ भेजना भी चाहा और ऐसी कोई हिचक नहीं हुई कि माया नगरी है, मुंबई है, या माया थोड़ी सी वो होती हैं, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। नहीं, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अगर आपकी बच्ची इस लायक है, उसमें क्षमता है, वो कुछ कर सकती है, तो आप उनका सपोर्ट करिए। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि बच्चे को सही रास्ता दिखाएं। क्या सही है क्या गलत है ये उनको मालूम होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस है, मुझे मेरी बेटी पे कॉन्फिडेंस है, मुझे मालूम है कोई गलत काम नहीं करेगी। वो मुश्किलें बहुत आई, मेरे हस्बैंड गए, साथ में रहे और 15-20 दिन वो रहे, उसका सब सेटअप करके आज पूछा सबसे कि ठीक है कि नहीं है।
फिर उसके बाद ये आए। तो सबसे बड़ी बात थी कि मैंने दिव्यांका को ये सिखाया कि बेटा ये गलत है, ये सही है। आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये गलत है, मम्मी ने बोला इसको नहीं करना है या ये करना है। तो इस तरह से मतलब एक हाँ, कोई इस तरह की हिचक नहीं थी। हाँ जी। चलिए अब आपकी ज़िंदगी पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये है नारी शक्ति कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर नीलम त्रिपाठी से। नीलम जी, अब मेरा अगला सवाल ये है कि हमने ये भी जाना है आपके विषय में कि आप शूटिंग भी करती हैं, निशानेबाज हैं आप। हाँ तो ये किस तरह से आपका शौक पनपा और कैसे इस दिशा में आप आगे बढ़े? निशानेबाजी का तो मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों को लेकर दिन भर भागती रहती थी। तो मैंने भोपाल फ्लाइंग क्लब भोपाल राइफल क्लब इनको ज्वाइन कराया जी। तो बच्चे जब निशाना लगाते थे तो मैंने कहा चलो मैं भी हाथ साफ करती हूँ। और पता चला कि बच्चे, मेरी बेटी का तो अभी तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। 99 हुआ, एक ही टारगेट से उसने 10 गोलियां निकाली क्या थी। बात। तो धीरे धीरे मैं भी निशानेबाजी करूं, और पता चला मेरी भी निशाने बहुत अच्छे थे। क्योंकि आपको मालूम नहीं रहता कि आप किस लेवल पर हो। हाँ। जब तक आप उस पर उतरोगे नहीं तब तक मालूम तब नहीं तक होगा। नहीं पता चलेगा। तो मैंने देखा कि हाँ यार, निशाने तो मैं भी अच्छा लगा लेती हूँ। फिर जो अपना नेशनल लेवल का कंपटीशन भी हुआ अपना MP में, तो मुझे कभी सेकंड कभी थर्ड, क्योंकि मेरी डॉटर थी उसी को फर्स्ट प्राइज मिलती थी, और जब तक वो रही तब तक मुझे सेकंड और थर्ड प्राइज मिलती रही। जब वो मुंबई चली गई तब उसके बाद मुझे एक बढ़िया शील्ड मिली। फर्स्ट प्राइज। जी। अच्छा, ये तो आपकी शूटिंग की बात हुई। ये भी हमने सुना कि आप पहाड़ों पर चढ़ती हैं, पर्वतारोहण करती हैं। ये अचानक किस तरह से आपकी ज़िंदगी में ये बात आई कि पहाड़ों पर चढ़ना चाहिए? ये अचानक तो नहीं हुआ। हम लोग यूथ हॉस्टल से जुड़े हुए हैं जी। और जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड का सपोर्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, ये बात तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इस फील्ड में रहते थे कि चलो कभी पर्वतारोहण करना है तो साथ में चलो। तो सुबह से उठकर 6 बजे से हम लोग चले जा रहे हैं किट वगैरह लेकर अपना। तो बस एंजॉय करते थे एक्चुअली। ये सोच के नहीं किया कि हमको वो करना है। एक बार आप चलना शुरू करो, चींटी भी तो चढ़ती है, पहाड़ चढ़ जाती है। बिल्कुल, और पहुंच जाती है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, सबसे बड़ी बात कि ये सब चीज़ें मैंने किस एज में की। लोग बाग जब कहते हैं, जब लोगों की उम्र ये सोचकर निकलती है कि नहीं अब तो हम 40 के हो गए हैं, अब तो हम बूढ़े हो चले हैं। तो एक्चुअली शुरुआत मैंने 40 साल के बाद से शुरू की है। क्या बात है, मतलब 40 साल में आपने शुरुआत की। ये बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात है। और इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाह रही थी कि आपने जैसा कि बताया कि बहुत सी गाड़ियाँ आप चलाती हैं, तो मड चैलेंज में भी आप बहुत भाग लेती रही हैं। वो किस तरह का एक्सपीरियंस है और क्या उसमें आपने अनुभव किया है? मैंने भोपाल की जितनी भी कार रैलियाँ हुई हैं सभी में पार्टिसिपेट किया है। मड चैलेंज एक सबसे बड़ा, ये एक टोटका है एक्चुअली। तो कहते जब बारिश नहीं होती है तो हमारा जो क्लब है वो टोटका रैली कराता है, जिसमें कि जिप्सी है, 4 व्हीलर वगैरह हम लोग मड पे उतारते हैं और पहाड़ ले जाकर और फिर जंप करना, ये सब। तो मुझे तो वैसे भी शौक था, तो मैं अपनी जिप्सी ले जाती थी और ट्रैक्टर सिर्फ मेरे लिए आता था। ट्रैक्टर आप चलाती हैं? कौन सी गाड़ियाँ आप चलाती हैं? मैं सारी गाड़ी चलाई है, बस और ट्रक, 2 चीज नहीं चलाई है मैंने। 2 व्हीलर भी चलाया है, ऑटो भी चलाया है। तो जब गाड़ियां है ना पानी में फंस जाती थी तो उसको टोचन करके निकालना, मतलब वो काम तो वो मैं करती थी। अच्छा। मुझे बड़ा मजा आता था। चलिए, तो एक रोमांचक एक यात्रा होती है। बिल्कुल। तो इस साहस और रोमांच के साथ साथ कुछ कलात्मक पक्ष भी आपके व्यक्तित्व का है। और जैसा कि हमने जाना है कि आप एक फैशन डिज़ाइनर भी हैं, तो ये किस तरह से हुआ ये भी जानना रोचक होगा। फैशन डिजाइनिंग का जहाँ तक है तो शुरुआत मेरी बचपन से हो गई थी। अच्छा। मेरी मम्मी बहुत अच्छी स्टिचिंग करती थी, उन्होंने भी कहीं ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो मैं उनको देखती थी और अपनी डॉल की छोटी छोटी फ्रॉक्स या कुछ स्टिच करती रहती थी। तो क्या हुआ कि जब मेरे शादी हुई, शादी के बाद मेरी बेटी हुई, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अब मुझे फ्रॉक्स बनाने का मौका मिला। मेरी मम्मी ने मुझे वो दिया था, मशीन वगैरह सब दी थी। और उसके बाद जो मैंने स्टिचिंग शुरू की, जो भी ड्रेस देखकर आती थी मार्केट में टंगी हुई, तब इतनी ज़्यादा ना आते नहीं थे रेडीमेड कपड़े,
तो मैं वही घर में आकर उसकी नकल मार के बेटी को बनाती रहती थी। मतलब वो भीतर की माँ थी हाँ। जिसने आपको प्रेरित किया कि प्रेरित आपको कुछ मतलब इस तरह से जब डिजाइन भी करना कोई चाहिए। पार्टी होती थी, मतलब हमारा परिवार बहुत बड़ा है, त्रिपाठी खानदान बहुत बड़ा खानदान है। जी जी। तो जब भी कोई फंक्शन होता था तो सबसे पहले मैं जल्दी बच्चों की ड्रेसेस सिलती थी और उनको वो पहना के ले ओहो, जाती थी। अच्छा। तो एक जो खुशी मिलती कि हाँ मैंने बच्चों को अपने हाथ से स्टिच करके तो पहना आपने है। सीखा था कहीं नहीं, स्टिच कहीं करना? नहीं सीखा। अपने आप अच्छा। और फिर बड़े होने के बाद भी आपने? हाँ, बड़े होने के बाद मैंने क्या करा कि अभी जैसे दिव्यांका का कोई शो हो रहा है, हाँ, हाँ। या कभी कुछ, तो अब अचानक जैसे कल है इनके साथ यही होता था, कभी कोई प्लान करके नहीं हुआ। जी जी। अरे कल फलाने कंपटीशन में जाना, मम्मी कल डांस कंपटीशन है, कल ये, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार इसके लिए मैं कुछ नई चीज बनाऊं। हाँ, हाँ। तो अपनी साड़ी को फाड़ वाड़ के उसका लहंगा बना दिया, इवनिंग गाउन बना हाँ, दिया। हाँ। ये तो पता चला लोगों को बड़ा पसंद आता था। अच्छा। इवन दिव्यांका का जो अवार्ड फंक्शन था उसके लिए भी जो ड्रेस डिजाइन करके मैं ले गई थी, उसका हॉल्टर नेक ब्लाउज, क्योंकि हाँ। भोपाल से गई हुई लड़की तो भोपाली बेचारी बहनजी टाइप होती है। तो लोग तो उसको पहले तो कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि अरे दिव्यांका वो बहनजी टाइप की। अच्छा। तो उसने कहा कि ठीक है बहन जी कहने दो मम्मी, मैं प्रूव करके बताऊंगी। अच्छा। ऐसे कई लोगों ने बोला, हाँ, कमेंट्स हाँ, भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उस बहन जी के लिए ना अपनी डिजाइन के कपड़े ले गई थी और जब वो अवार्ड फंक्शन में उतरी तो इतने लोग उसे पसंद कर रहे थे। इवन जो उनके डायरेक्टर की गाड़ी आके खड़ी हुई कि नहीं दिव्यांका आप इस गाड़ी से जाओगे। ओहो। और वो ड्रेस सबको पसंद आई। और उसके अलावा भी मैंने ना जो दिव्यांका के उसमें चाची बनती थी उनका कॉस्ट्यूम भी मैंने डिजाइन किया क्या था। बात है। और डिजाइन नहीं किया था, स्टिच करके ले गई थी। ओहो, मतलब सिर्फ डिजाइन नहीं, सिला भी उसको। सिला भी क्या था। बात है। तो ये बड़ी बात है, इतनी सारी चीजें आप करती हैं। और अब अगर इसी कला क्षेत्र में आगे बढ़ें तो आपने भरतनाट्यम भी सीखा है, वो भी विधिवत। जी जी। ये किस उम्र में सीखा और ये कैसे? मैंने सच्ची बताऊं तो 45 के बाद मैंने शुरू किया है। ओहो। और हुआ क्या था कि मेरी जो भतीजी है उसको मैं लेके, मेरी गुरु हैं डॉक्टर लता मुंशी। जी जी। और ये मैं कहूँगी कि मेरी जो गुरु वो बहुत अच्छी हैं, मेरी फ्रेंड भी थी बचपन की। तो मैं उसको लेकर गई तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि जब बच्चे अडोज और नाटेडोज सीख रहे थे तो मैंने कहा यार मैं भी सीख सकती हूँ। तो कहती हाँ सीखो, इसमें क्या हुआ। हाँ हाँ। तो सबसे बड़ी बात थी कि जहाँ 3 साल 4 साल के बच्चे डांस कर रहे हैं वहाँ एक मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के रेड एंड वाइट मैं जाती थी और पीछे खड़े होके अडोज और नाटेडोज करती थी। और वो छोटे बच्चियों पलट के मुझे देखते थे कि मतलब इनको क्या हो गया। लेकिन मुझे था कि नहीं यार मैं करूँ ना, ठीक है एक्सरसाइज हो रही है, मेरे पास टाइम भी है। तो जो शुरुआत की, फिर क्या हुआ कि वो एग्जाम्स वगैरह थे तो उन्होंने बोला कि नीलम तू दे दे। तो फर्स्ट ईयर का कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मैं तुमको करा दूंगी। तो मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, फिर मैंने खैरागढ़ से प्रीवियस वो इसका फर्स्ट MA BA किया खैरागढ़ से। देन मानसिंह तोमर से MA किया और मैं टॉपर रही हूँ। क्या बात है। वो 40 साल की उम्र में आपने ये शुरुआत की है। 40-45 साल 40-45 के बीच में, और नृत्य जैसी कला जिसमें आपको शारीरिक शक्ति बहुत लगती है। जी जी। लेकिन एक बार आप कहते हैं ना करना शुरू करो, कहाँ से एनर्जी आती पता नहीं है। कमाल है। लेकिन मैंने सोलो डांस भी किया है भारत भवन में। ओहो, मतलब आप मंचीय प्रस्तुतियां भी करती हैं। जी जी। बहुत बढ़िया। भारत भवन में, भारत भवन भोपाल एक मतलब देश भर में एक प्रतिष्ठित नाम है, एक मंच है जिस पर हर कलाकार का एक सपना होता है कि वहाँ वो प्रस्तुतियां दे। वहाँ भी आपकी प्रस्तुतियां हुई है। अब आपने चूंकि प्रस्तुति की बात की है तो मेरे मन में एक लालच ही आ रहा है कि कुछ मुद्राएं हम आपकी देखें। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा लंबा तो नहीं जाऊंगी मैं। 2 वो होते हैं, संयुक्त हस्त और असंयुक्त हस्त। तो असंयुक्त हस्त का मैं बताती हूँ। पताकस्य त्रिपताको अर्धपताका कर्तारि मुखः मयूराख्यो अर्धचंद्रस्य अडल शुकटुंडकः मुष्टिश्च शिखराग्यश्च कपित्थ कटिकामुखः मुष्टिश्च शिखराग्यश्च कपित्थ कटिकामुखः मुष्टिश्च शिखराग्यश्च कपित्थ कटिकामुखः सूची चंद्रकला पद्मकोशो सर्पशिरस्ततः मृगशीर्षः सिंहमुखः
काङ्गुलस्य अलपद्मकः चतुरो भ्रमरश्चैव हंसास्यो हंसपक्षकः समदंसो मुकुलश्चैव ताम्रचूर्णत्रिशूलकः इत्थसंयुतहस्तानाम् अष्टाविंशतिरीरितः। क्या बात है, तालियां। बहुत ही सुंदर, बहुत इस चीज में मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात, जब मेरे एग्जाम्स होते थे, मेरा ना याद करने की टेक्निक ही अलग थी एक्चुअली। अच्छा, हाँ। क्योंकि मेरे पास इतना सारा काम, घर का भी ये सब, तो इसे इसमें थोड़ा सा याद करना बड़ा मुश्किल होता था। हाँ। तो मैं अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करती थी, ये सीक्रेट है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और रिकॉर्ड करके हेडफोन लगा के, जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, मैं हेडफोन लगाकर और सुनती रहती थी। जब एग्जाम हुआ तो जो मेरे साथ बच्चे जो भी एमए कर रहे थे, तो कि मैम ये वाला मत बोलना आप ही, उनको मालूम था कि मुझे सब याद है। और अगर मैंने एग्जामिनर के सामने बोला तो वो सब उनसे भी पूछेंगे, और उन बच्चों को तो याद नहीं होता। तो मैंने कहा यार देखो, मुझे जो याद है मैं तो वो बोलूंगी। तो मैंने ये भी याद है, वो भी याद है, ये भी याद है। तो वो कहते रहे जब तुम्हें सब याद है तो फिर क्या बात है। तो आपने मतलब एक उपाय निकाला कि बार बार हम सुनेंगे तो, हाँ, याद इवन क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने ऐसे ही याद किए हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि बहुत इतना, अब एमए तो प्रॉपर जो एमए के होता है वैसे उसी तरह से और होगी, बहुत लेंदी आंसर्स होते हैं। तो मैं जैसे एक क्वेश्चन का आंसर अपना रिकॉर्ड कर दिया, हेडफोन लगाया, सुनते रहे, दिन भर सुनते रहे, आपको कैसे याद नहीं होगा। इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल। अच्छा नीलम जी, आपके विषय में ये भी मालूम हुआ कि आप लिखती भी रही हैं, लेखिका भी हैं आप एक, तो उस यात्रा के बारे में बताइए। हाँ, ये मैं जब है ना 11th क्लास में थी, तो मेरी एक गुरु थी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम, मतलब सभी को वो बोलते थे कि आप दिन भर में जो भी सोचते हो रात को बैठकर लिखा करो। तो उनके बाद मैंने लिखना जो शुरू किया, तो रात को अंधेरे में 10:30-11 बजे बैठ के मैंने जितनी भी लिखे हैं, स्टोरीज लिखी हैं, सब रात को ही लिखी, कहानियाँ लिखी हैं। तो रात को बैठकर मैं 10:30-11 बजे लिखती थी, और सुबह जब पूरा कंप्लीट होता था तब मम्मी को सुनाती थी। अच्छा। और मम्मी जब रोने लगेंगी तो समझ में आता था हाँ स्टोरी बहुत अच्छी। तो ये मतलब एक टेस्ट करने का तरीका था। इसके लिए मुझे ना इंटर कॉलेज और कॉलेज में कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिली है मुझे, नूतन कॉलेज में मिली, और उसकी जो मैगजीन छपती उसमें भी मेरा नाम और मेरी स्टोरीज हैं। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आपकी उन कहानियों की किताब जरूर पब्लिश हो। हम बिल्कुल आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू। और देखिए, इतना कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, हासिल किया है, और उससे भी खूबसूरत बात यह है कि जो कुछ आपने पाया है उसको आप लौटाना भी चाहती हैं। शायद इसी उद्देश्य के साथ आपकी एक आर्ट एकेडमी है। उसके विषय में आप बताएं। आर्ट एकेडमी तो ऐसा कि मैंने शुरुआत कहाँ से की, क्योंकि जब डांस सीख लिया तो मेरी गुरु ने कहा कि नीलम तुम सिखाना शुरू कर दो जी। उस समय ये अपना कोविड शुरू हो गया था, लॉकडाउन शुरू हो गए थे, तो मेरे जो हेल्पर हैं हमारे घर के ही पीछे रहते थे, उनके जो छोटे बच्चे थे, तो हम वॉक करते थे वहीं गार्डन में बैठे बैठे, और मैंने उनको श्लोक सुनाना शुरू किया। अडौज नाटेडौज, छोटी सी बच्ची थी और इतनी अच्छी थी, इंटेलिजेंट लड़की। मुझे कई बार लगता था कि मैं उसको कुछ बनाऊंगी, ऐसा सोच के। तो जहाँ मैंने उनको शुरू किया सिखाना, और मैं वीडियोज अपलोड कर देती थी, तो आसपास के जितने भी झुग्गी बस्ती हैं या वो जितने सब लोग कि मैम हमारी बेटी को सिखाएंगे, हमारी बेटी को सिखाएंगे, ऐसे कर करके जुड़ते गए लोग। तो कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे थे स्लम वाले जिनको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट सिखाती थी, और वो 2-2.5 महीने में बच्चे बहुत अच्छा डांस करना सीख गए। फिर उसके बाद मैंने एकेडमी एक्चुअली पहले खोली थी मैंने, एकेडमी पहले खोली थी। फिर वहाँ पर भी मेरी डांस क्लासेस चलती थी, क्लासिकल भरतनाट्यम है, अपना वेस्टर्न डांस है, योगा क्लासेस हैं जो आज भी चल रही हैं, गिटार क्लासेस हैं, पेंटिंग है, कराटे हैं, ये क्लासेस तो वो सब मैंने शुरू की थी। और जो पुअर बच्चे थे उनके लिए बिल्कुल फ्री था, उनको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ता। बिल्कुल। और आज भी हमारे पास जो सीख रहे हैं बच्चे वो फ्री वाले ही हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैंने बच्चों को सिखाया, लेकिन इन बच्चों को स्टेज नहीं मिलता जी। क्योंकि आप डांस तो सीख रहे हो, तो उन ऐसे बच्चे जिनके पास कॉस्ट्यूम सिलवाने के लिए कपड़े नहीं है, जिनके पास ज्वेलरी लेने के लिए कपड़े नहीं है, जिनके पापा की आमदनी 10,000 या 8,000 मंथली है, तो उनके कॉस्ट्यूम ज्वेलरी वगैरह, कॉस्ट्यूम मैं सिलती थी
अच्छा। और ज्वेलरी वगैरह मैं प्रोवाइड करती थी उनको, और उनका पूरा मेकअप वेकअप करा के बड़े शोज भी मैंने कराए हैं। परी बाजार जैसे उनका शो हुआ था, तो ओपनिंग हमारे बच्चों के डांस से हुई थी। और कई 2-3 स्टेज मैंने उन लोगों को दिलाए हैं। जी जी जी। अच्छा, आप चूंकि डॉक्टर हैं और शायद आयुर्वेद में है जी, जी। तो आयुर्वेद का क्या आप महत्व देखती हैं, योग प्राणायाम का कैसा महत्व देखती हैं, और आपकी ज़िंदगी में कितना ये शामिल है? बहुत बहुत बड़ी, एक बार सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। हाँ। मेरे साथ क्या था कि मैंने आयुर्वेद किया, लेकिन क्लिनिक नहीं खोल पाए। क्लिनिक अच्छा। मैंने शुरू किया था, फिर बेटा होने वाला था तो हमको बंद करना पड़ा, क्योंकि टोटली मुझे बेड रेस्ट कर दिया था। तो लेकिन आपको नॉलेज है तो आप अपनी लाइफ में उसको अमल कर सकते हैं। हाँ हाँ। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपके खान पान कैसा होगा। देशी जो उपाय कहते हैं ना, हमारे पूर्वज कहते हैं, सबसे अति उत्तम चीज़ है। जी। मैं कभी मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं खुद ही अपनी हीलिंग करती हूँ। अगर मेरा सिर दर्द है तो मैं खुद अपने आप कर लेती हूँ। एक्यूप्रेशर और मैग्नेटिक थेरेपी का कोर्स भी मैंने किया है। अच्छा अच्छा। किसी का सिर दर्द हो रहा है तो 2 सेकंड में उतार देती हूँ। अच्छा, तो उस तरह से आप डॉक्टर भी हैं। मुंबई के बड़े बड़े जो वो आर्टिस्ट थे, उनका भी साथ में कि शूट करके आए, मैम बहुत दर्द हो रहा, बहुत। मैंने कहा आओ बैठो यहाँ नीचे। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि अरे यार ये नीचे क्यों बैठे। मैंने कहा बैठो बैठो। और जहाँ मैं उनको प्रेशर देना शुरू करा तो पहले तो चिल्लाते हैं, क्योंकि जो पॉइंट होता है उसमें बहुत तीखा दर्द होता है। जी जी जी। और मुश्किल से 1 मिनट में आपको वो दर्द गायब हो जाएगा। क्या बात है। जी। अच्छा, तो ये तो आपने बात की कि आयुर्वेद योगा आपके रूटीन में किस तरह से शामिल है ये? मेरी रूटीन में मेरा आयुर्वेद का योगा 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 में मैंने नेशनल लेवल का 2nd प्राइज जीता है, आपको बता दूं। और वो भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2 साल पहले ही। अच्छा। हाँ जी। योगा एक्सरसाइज मैं डेली ही करती हूँ। डेली मेरा रूटीन है। एक्सरसाइज, योगा, फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। मैं 40 मिनट से 1 घंटे 1.25 घंटे अपने आप को डेली देती हूँ। क्या बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ लेडीज़ कहती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपने बोला था समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। जी। अगर आप समय को बांध लो कि ये टाइम ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, कभी आप फेल नहीं हो सकते। बिल्कुल। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं था। नहीं। बिल्कुल, आप समय को अगर साध लेते हैं, जीत लेते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ संभव हो जाता है। तो डॉक्टर नीलम त्रिपाठी, आज आप हमारे बीच आई और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एक तरह से यूँ लग रहा है जैसे एक नया सवेरा हुआ है आपसे बात कर। इतनी सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास हम महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है एक चीज़ सॉरी एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जैसे महिलाएं कहती तो हैं कि मैं ये कर रही हूँ, लेकिन घर का और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी जी। और मेरे हस्बैंड को मालूम था कि ये कर सकती है, तो मुझे पुश करते थे कि जाओ तुम ये करो, वो करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक वो मेरे पीछे खड़े थे मैं सब करती रही। हाँ, मैं इनका कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूँ तो मैं करके दिखाऊंगी। तो आज आप हमारे बीच आई और अपने विषय में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये हमने आपसे मुलाकात करवाई डॉक्टर नीलम त्रिपाठी से। उम्मीद है इनसे मिलकर आपको भी ये लग रहा होगा कि वाकई ज़िंदगी में समय की कमी नहीं होती है, समय के प्रबंधन की कमी होती है। वरना समय सबके पास 24 घंटे का ही है। इस 24 घंटे के समय में ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप भी प्रेरित होंगे, उत्साहित होंगे और अपनी ज़िंदगी में कभी भी उम्र से हार नहीं मानेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि अब ये 40 की उम्र हुई या 45 की उम्र हुई तो अब हम क्या नया शुरू कर सकते हैं। आप देखिए कि 40-45 की उम्र में क्या नया शुरू किया जा सकता है। आपने देखा ही, सुना ही। तो उम्मीद है आप भी इसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएंगे। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अब इजाज़त दें, नमस्कार।